हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसेट टू फाइनेंस। आज हम बात करेंगे MIIS की, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दो स्टॉक्स की, यानी BSE और CDSL की, और फिर फाइनल थॉट यानी कि कंक्लूजन देंगे कि BSE और CDSL इस समय मार्केट में क्या परफॉर्म कर रहे हैं ओवरऑल, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन MIIS बेसिकली होता है ये है कि जब भी इन्वेस्टर यानी कि हम बाई और सेल करते हैं स्टॉक्स, तो उसके बाद के जो भी काम होते हैं, यानी ट्रेडिंग मेंबर्स, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको कहते हैं मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन। अब अगर हम इसका पूरा ग्राफ को समझे तो यहाँ पर जैसे इन्वेस्टर होता है यानी बाई और सेल करता है, फिर ट्रेडिंग मेंबर होता है जो एग्जीक्यूट करता है हम स्टॉक एक्सचेंज में, फिर उसके बाद जो शेयर्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बेसिकली डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच में मीडिएटर होता है, फिर क्लियरिंग मेंबर होता है जो सेटलमेंट करता है शेयर्स एंड स्टॉक्स की, फिर उसके बाद क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी देता है सेटलमेंट की, और फिर यहाँ पर इशूअर होता है। तो ये ओवरऑल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन होता है, बेसिकली ये पूरी तरह से काम करता है। यहाँ पर आज हम बात करेंगे डिपॉजिटरी यानी BSE की, और डिपॉजिटरी यानी CDSL की, और फिर स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE की आज हम बात करेंगे, यानी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे BSE और CDSL को। तो यहां पर अगर हम BSE को लें तो BSE 145 साल पुराना है, अपनी लेगेसी मेंटेन किया है, काफ़ी पुराना है, हर कोई जानता होगा BSE को। और इसकी अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE देखें तो 24.78 है, जो कि 15 तक अच्छी ROE मानी जाती है, बट यहाँ पर 24.78 है जो कि बहुत ही स्ट्रांग ROE है। फिर कैश फ्लो इसकी बहुत स्ट्रांग है, कैश फ्लो मार्जिन इसकी 135.57 है, इसने अपनी कैश फ्लो मार्जिन बहुत ही अच्छी मेंटेन करके रखी है। और इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन अप्रॉक्स 40% है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा 40%, ये काफ़ी ज़्यादा इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन है। अब हम स्टॉक रिटर्न्स, इसने स्टॉक रिटर्न्स काफ़ी बेहतरीन दिए हैं, ये 4886 पिछले 5 सालों में इसने स्टॉक रिटर्न्स दिए हैं। ये एक डेट फ्री एक डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री कंपनी इसलिए बोल रही कि डेट फ्री कंपनी का एडवांटेज ये है कि लॉन्ग टर्म में ये पूरी तरह से रिस्क फ्री है, कि इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये गेन करेगा, उसके पैसे उसके पास आएंगे, तो यहाँ पर कोई कर्जा नहीं है, तो ये रिस्क फ्री है। फिर उसके बाद ये मोनोपोली है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है BSE का, और ये इसने मार्केट में अपनी मोनोपोली बना रखी है, क्योंकि जो NSE है वो अभी लिस्टेड नहीं है, तो NSE न लिस्टेड होने की वजह से BSE ने अपनी पूरी तरह से मोनोपोली मार्केट में बना रखी है। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसको देखा जा सकता है वाइल डूइंग एन इन्वेस्टमेंट। फिर रिटेल पार्टिसिपेशन इसकी काफ़ी अच्छी है। रिटेल पार्टिसिपेशन, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी काफ़ी इन्वेस्ट, तो ये कहीं ना कहीं एक फ़ायदा है। अब हम बात करें तो 145 साल अभी मैं बताया पुराना है, तो एक कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा पुराना कंपनी हो जाता है, डेट फ्री रहता है, तो 145 साल से लोग इसको जान रहे हैं, इसके परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, तो इसने अपनी एक लेगेसी को मेंटेन कर रखा है, इसने एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना रखी है अपनी, जो कि एक एडवांटेज है BSE के लिए। अब जैसे कि हमने तो ये स्ट्रेंथ जाने, मगर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज कह लो आप, या फिर एक इसको रिस्क कह लो। रिस्क ये है कि ये हाई वैल्यूएशन, जब मैंने बताया था आपको स्टॉक रिटर्न की, इसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑलरेडी ये एक स्टेबल कंपनी मतलब कह सकते हैं, तो इसके रिस्क कहते हैं ना, हाई वैल्यूएशन रिस्क है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन है, तो अब थोड़ा सा उम्मीद करना इससे थोड़ी मुश्किल है, तो इसलिए कहते हैं हाई वैल्यूएशन एक रिस्क बना हुआ है। फिर ये मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए रिलायंस है, अगर रिलायंस गिरता है, उसकी कंपनी में कुछ डाउनफॉल होता है, तो 5 से 10% गिरा है, ठीक है, और उसने फिर से अच्छी परफॉर्मेंस दी तो वो फिर से उठ जाएगा। मगर BSE का ऐसा है कि पूरे मार्केट पे ये डिपेंड है। अगर कोई स्टॉक्स गिरता है, मार्केट गिरता है, शेयर मार्केट गिरता है, तो BSE पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ ये पूरी तरह से कह सकते हैं होली डिपेंडेंट ऑन मार्केट है, ये सिंगल नहीं है कि कम ज़्यादा हुआ और फिर खुद को रिकवर कर लिया, नहीं, अगर पूरा मार्केट रिकवर करेगा तब BSE को थोड़ी सी कह सकते हैं कि उम्मीदें होंगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पर लो डेरिवेटिव मार्केट शेयर की, तो जो इसके ऑप्शंस फ्यूचर्स हैं, मतलब इसके शेयर्स बहुत ही कम हैं ऑप्शंस फ्यूचर्स में, तो इसलिए ये लो डेरिवेटिव है। वहीं पर अगर हम NSE के देखें तो काफ़ी ज़्यादा एज कंपेयर टू BSE।
और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक की बात करें तो यहाँ पर जो टेक है वो टेक में और इंफ्रास्ट्रक्चर में बीएससी काफ़ी पीछे है। अगर हम इसको एनएससी से कंपेयर करें या हम ग्लोबली भी इसको अगर हम देखते हैं तो ग्लोबली भी ये बहुत ज़्यादा मतलब कहते थे टेक में नहीं आ गया। जैसे जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कहीं ग्लिच आ जाता है, कभी लेट डिले हो जाता है इन्वेस्टमेंट करते टाइम, पैसे लगाते टाइम, तो देयर इज सम ग्लिच। अब वहीं पर एनएससी को देखिए, ग्लोबली और भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें इस तरह का नहीं, वो काफ़ी फास्ट वर्किंग है। तो यहाँ पर ये बीएससी कहीं ना कहीं पीछे है। और अगर हम बात करें लिक्विडिटी की तो यहाँ पर बहुत ही कम लिक्विडिटी है क्योंकि एनएससी में ज़्यादा शेयर्स लिस्टेड है एज कंपेयर टू बीएससी। तो ये सारे जो रिस्क हैं बीएससी के ये नेग्लिजिबल तो नहीं है, बट अगर हम बीएससी के कुछ एडवांटेज भी देखें तो काफ़ी अच्छे हैं। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं यहाँ पर, तो वो यहीं पर है कि बीएससी ने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स भी दी हैं बट साथ ही साथ उसके रिस्क भी हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के पीछे का, मतलब पर्दे के पीछे का रियल हीरो की, यानी कि स्टॉक मार्केट के पर्दे के पीछे का रियल हीरो है सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये करता क्या है? जो भी हमारे डीमैट अकाउंट्स हैं और जो भी हमारे जो स्टॉक्स हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली अच्छे से मैनेज जो करता है वो है सीडीएसएल। कभी आपने सोचा कि आपके डीमेट अकाउंट इतने करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको मैनेज कैसे कर रहा है? इतना डीमेट अकाउंट, इतने स्टॉक शेयर्स आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसको मैनेज कौन कर रहा है? ये सीडीएसएल है। अब हम अगर स्ट्रेंथ की बात करें सीडीएसएल की तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 28 से 30% है इसकी, और प्रॉफिट मार्जिन इसकी 60% से भी ज़्यादा है इसकी प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि बैलेंस शीट हम कह सकते हैं। रिटर्न ऑन आरओई इसकी 28 से 30% तो बहुत ही अच्छी है, और प्रॉफिट मार्जिन 60 से ज़्यादा है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 1190% इसने पिछले 5 सालों में रिटर्न दिया है, यानी कि सीडीएसएल भी पीछे नहीं है, इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। ये अगर हम बैलेंस शीट देखें इसकी तो ये पूरी तरह से डेप फ्री है, इसके ऊपर कोई भी डेप नहीं है, यानी लॉन्ग टर्म में बिल्कुल रिस्क फ्री है, कोई इसके ऊपर लोन नहीं है कि कंपनी डूबेगी, ये होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मोनोपोली बना रखी है इसने पूरी तरह से अपना मोनोपोली बना रखा है, इसका कॉम्पिटिटर इतना कोई नहीं है। एनडीएसएल यहाँ पर बात करें, एनडीएसएल है बट वो इतना अच्छा डीमैट जैसे नहीं है, उसमें इतने शेयर्स लिस्टेड भी नहीं है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं है। तो ये अब हम अगर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू मॉडल इसका इस तरह से है कि सपोज जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो रिकरिंग है इसकी, जैसे लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं, फिर उसके बाद अगले साल फिर 10 लाखों लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं, फिर केवाईसी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है, कॉर्पोरेट की सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है, तो काफ़ी चीज़ें ये करता है। तो ये चीज़ें क्या है, ये रिकरिंग होती है, एक बार ऐसा नहीं होता आप डीमैट अकाउंट खोलिए नेक्स्ट साल फिर इन्वेस्टर्स बढ़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिकरिंग है, रिकरिंग इसकी रेवेन्यू आती रहती है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट है इस कंपनी के लिए। और अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा एक नोटिसेबल पॉइंट कह सकते हैं। यहां पर अगर हम रिस्क की बात करें सीडीएसएल के रिस्क की, तो जो इसके रिटर्न्स हमने देखे थे कि 1190% इसके रिटर्न्स पिछले 5 साल में थे, यानी कि ये ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन है, जो कि एक रिस्क है क्योंकि ऑलरेडी एक कंपनी अपने कहते हैं ना कि स्टेबल हो चुकी है। अब अगर हम देखें तो ये डिपेंड है मार्केट एक्टिविटी पे। सपोज अगर मान लीजिए कि जो मार्केट है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लोगों का ट्रस्ट शेयर मार्केट से हट रहा है, लोग अपने डीमैट अकाउंट बंद करने लगेंगे। अगर नहीं भी बंद करते हैं तो जो आगे आने वाली जनरेशन है वो शायद स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट करे, ना चीजें करे, तो यहां पर अगर वो इन्वेस्ट नहीं करते तो पूरी तरह से ये मार्केट की एक्टिविटी पे डिपेंड है। मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सीडीएसएल में अकाउंट्स बढ़ेंगे, मार्केट अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है सीडीएसएल में अकाउंट नहीं बढ़ेंगे। तो यहां पर इसकी डिपेंडेंसी पूरी तरह से वहीं पर है। तो ये ओवरऑल सीडीएसएल के बारे में था, जो एक मोनोपोली मार्केट में बना रखा है, अभी इसके टक्कर का एनडीएसएल भी नहीं बना है। और अभी हमने बात की थी बीएससी की, जिसने भी मोनोपोली बना रखी है अभी मार्केट में। तो ये दोनों ही स्टॉक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफ़ी अच्छा मोनोपोली भी बना रखे हैं मार्केट में। देखने वाली बात होगी आने वाले टाइम में कि क्या इनके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में उतरते हैं, क्या यहाँ पर एनएससी है वो लिस्टेड हो जाती है तो कहीं बीएससी यहाँ पर दब ना जाए, दबना इन द सेंस कि वो कहीं पीछे ना हो जाए। क्योंकि टेक की अभी हमने जब डिस्कशन किया टेक का तो बोला कि एनएससी ज़्यादा अच्छा है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी एनएससी के ज़्यादा शेयर्स लिस्टेड हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एनएससी लिस्टेड हो जाता है तो बीएससी का आने वाले टाइम में क्या होगा, कहीं ये गिर ना जाए। और इससे सीडीएसएल का भी है कि अगर कोई कॉम्पिटिटर स्ट्रांग आ जाए जो अभी
है, जैसे कहते हैं कि एनडीएसएल कहीं वो खुद को ना स्ट्रॉन्ग कर ले तो ये मोनोपोली खत्म हो जाएगा सीडीएसएल के साथ, लेकिन अभी के दाम पे देखा जाए दोनों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये ओवरऑल बीएससी और सीडीएसएल के बारे में था। और आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है या इस एनालिसिस के बाद आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, अगर करना चाहोगे तो किस में करना चाहोगे। थैंक यू।